जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज का ये सेट नंबर 10 है। आपको पता है कि यह सेट नंबर 10 जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पर। महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 3, 40 प्लस लाने वाले एक्सीलेंट कहलाएंगे, 25 प्लस लाने वाले वेरी गुड, और 30 से 35 वाले गुड, और 20 से 30, 25 से 30 वाले एवरेज, और इससे कम वाले को बहुत मेहनत की आवश्यकता है। शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आपको पता है कि हर दिन मैं आपको ऐसा जहरीला 50 करेंट अफेयर के बहुत सारे सवाल कराता हूं, जैसे कि 0 to 0 बेस्ट से आपको करेंट अफेयर मिलता है पूरा डिटेल में। आज आपको सैन्य अभ्यास का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होगा, फिर एडुटेरिया का अर्धवार्षिकी भी है, और ये भी है आपका क्या चीज, संवेग रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के। ये सारा कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पहले मिलेगा आपको ये। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मैदान मैदान है यहाँ मान लीजिए, और ये है आपका पर्वत तल, और इसके बीच में समतल ऊपर उठे भूभाग को किस नाम से जाना जाता है साथियों? ओके, बिल्कुल सही। इसे पठार के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन कैसा पठार साथियों? इसे ना जाना जाता है पर्वत पातीय पठार के नाम से। किस पठार के नाम से? पर्वत पातीय पठार। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपाद पठार या पर्वत पादीय पठार कहा जाता है। यह एक तरफ से ऊंचे पर्वतों से तो दूसरी तरफ से मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। साथियों, एक बात याद रखिए कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, एडुटेरिया इज द बेस्ट। और आपको एडुटेरिया का ये जो क्वेश्चन मिल रहा है, यकीन मानिए कि आपको 25 सेट नहीं बल्कि 30 सेट प्रोवाइड किया जाएगा इस 50-50 प्रश्नों का। और यही 50-50 प्रश्नों में से आपका पूरा का पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? आपको पता है साथियों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पे, और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो क्या किया गया था साथियों, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की अनुसूची से हटा दिया गया था। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। 31वां संविधान संशोधन। अब बताइए, क्या यह सवाल है आसान? क्या यह सवाल है आसान, या इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? ये था 31वां संविधान संशोधन। ओके, और ये 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और लोकसभा की ये सीटें कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। और 2026 के बाद क्या होगा? फिर से परिसीमन होगा और फिर से सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई को किया गया, वीडी सावरकर की जयंती पर किया गया। और किसके प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। ओके, 42वां बता दिया, इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। इसे कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को इसके द्वारा सब कुछ जोड़ा जाएगा साथियों। और जब घटाने का बात आएगा तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का काम इसमें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 31वां संविधान संशोधन। आपको भाई छपेगा छपेगा छपेगा, क्या के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिख लो भाई। बिहार के रउआ लोगन के एकदम कंफर्म बता रहा बानी की क्वेश्चन रउआ लोगन के एग्जाम में छपा के बाद किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का क्या करता है? प्रयास करता है। किसके तहत करता है साथियों? देखिए, ये जितने भी अनुच्छेद हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सारे अनुच्छेद क्या है? समाये हुए हैं। इसमें समाये हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सारे कुछ समाया हुआ रहता है। ओके, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सब राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन आपको पता है कि 48 में क्या है? तो गौवध निषेध किसमें है? गौवध निषेध भी किसमें है? गौवध निषेध, ये 48 में ये गौवध निषेध। 49 में क्या है आपका? तो न्यायपालिक। देखिए, अब आइए सही जवाब क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है? तो वो है 47। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, आर्टिकल 47 के अनुसार, ठीक ना। और 48 में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण, गौवध निषेध, ओके। और आर्टिकल 49 में क्या है साथियों, कोई बताएगा? तो आर्टिकल 49 में है साथियों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। उसके बाद और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग 4 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है? इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का लागू होना है। 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण के अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधी जी से समर्पित है। और 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ओके साथियों। और यहाँ पर एक आपका है 46, तो साथियों देख लीजिए 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की क्या है? अभिवृद्धि करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपका 46 में क्या? अनुसूचित जाति, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के, जैसे जिसमें EWS भी आता है, कि अर्थ संबंधी हितों की पूर्ति करना। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए काम करना। 48 में कृषि और पशुपालन संगठन और गौवध निषेध है। और 48 का ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा, ओके। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कथनों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है? आर्टिकल 50 में। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगर आप एक बार इस गायत्री मंत्र को पूरा सुने हैं, यकीन मानिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो क्वेश्चन की खोपड़ी में ऐसा छेद कीजिएगा कि क्वेश्चन आपका सिलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर आएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? कितनी बार बताया है मैंने आपको कि लिटमस जो है ये क्या है साथियों? ये एक सूचक है जिससे हम लोग अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शैवाल से बने पर लाइकेन का, किसका? लाइकेन का प्रयोग करते हैं। और ये लाइकेन जो है, लिटमस पेपर का रंग पहले क्या होता है? तो गुलाबी होता है, गुलाबी। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो सोलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक किसे थेलोफाइटा समूह के। और ये क्लास 9 में आज ही मैं पढ़ा रहा था, क्लास 10 में सॉरी, अम्ल क्षार भस्म में, वहां भी मैंने बताया था कि लिटमस जो है थेलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे स्नेहक की तरह उपयोग किया जाता है, सूचक की तरह, इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। और हाँ साथियों याद रखिएगा, लिटमस पेपर जो है किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है इसे। और ये जो है क्या करता है? अम्ल में ब्लू लिटमस पेपर जो है ये क्या हो जाता है? अम्ल में रेड हो जाता है साथियों। और बेसिक में क्या हो जाता है? अम्ल में हम लोग ऐसे ट्रिक भी बनाए हैं। और नील, तो अम्ल में क्या होता है? नीला से लाल हो जाता है, और क्षार में लाल से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है साथियों। और उदासीन विनियन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आइए, आवर्त सारणी के किस वर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? अब आपको साथियों पता है कि आवर्त सारणी का जो आधुनिक स्वरूप आपके सामने लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वो आधुनिक स्वरूप क्या है साथियों? तो ये मोसले के द्वारा दिया गया, यह परमाणु संख्या के सिद्धांत पर आधारित है। और हैलोजन वर्ग में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब किस में आता है? हैलोजन वर्ग में आता है। और ये 17 है। और 17 का ही दूसरा नाम क्या है? 7A है। क्या है? 7A है। तो 7A को ही क्या कहा जाता है? हैलोजन वर्ग कहा जाता है। और 18 को क्या कहा जाता है? 8A को क्या कहा जाता है साथियों? आइए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको लगा हुआ है। पहले ग्रुप का नाम क्या है? तो पहले ग्रुप का नाम है ग्रुप 1 का अल्केन, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप का अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय, एक इसका है क्षारीय धातु, इसका है क्षारीय मृदा धातु। आपको पता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। पहले ग्रुप में कौन है? लिथियम है, सोडियम है, कार्बन है, रोबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसीजियम है। ओके। एलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आप लोग ये सब ट्रिक याद किए होंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ओके साथियों, ये दो का नाम आपको पता चल गया। ग्रुप इसको कहते हैं आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है साथियों? तो मेटल भरा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या भरा हुआ है? मेटल भरा हुआ है। उसके बाद इस ग्रुप का नाम है ग्रुप 3 को कहते हैं साथियों एल्कोजेशन ग्रुप। ग्रुप 4 को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ग्रुप। ग्रुप 5 को कहते हैं फ्रिंसी। उसके बाद ग्रुप 6 को कहते हैं चारकोजन्स। ग्रुप 6 को क्या कहते हैं? चारकोजन्स। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, चारकोजन्स।
तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्या स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सबको क्या कहते हैं साथियों? चैल्कोगेंस। और ग्रुप 7 को कहते हैं साथियों आपको हेलोजेंस, और ग्रुप 8 को कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस कितना है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कहते हैं वायुमंडल में सबसे हल्का जो है वो क्रिया गैस कौन है? तो वो हीलियम है। और सबसे भारी कौन है? तो वो रेडॉन है। इसलिए कहा जाता है कि रेडॉन गैस जो है सिर्फ और सिर्फ जब भूकंप आता है पृथ्वी के अंदर तभी बाहर निकलता है, पृथ्वी के वातावरण में नहीं पाया जाता। और जेनॉन गैस को कहा जाता है साथियों स्ट्रेंजर गैस। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। तो आइए इतना डिस्कशन आपको कौन कराएगा साथियों? तो आपको ये इतना डिस्कशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर। शेयर का मतलब क्या है? कहता है विद्या के गुण जो है, विद्या तब आती है जब उसे निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच बांटा जाता है। तो बांट दीजिए इस सभा को अपने अपने व्हाट्सएप पर, अपने अपने टेलीग्राम पर, अपने अपने फेसबुक इंस्टा पर शेयर कीजिए। भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। भाई कैसे ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगला सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? देखिए, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा देने वाले कौन थे? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राजनीति जो है दल रहित होनी चाहिए। जेबी कृपलानी का संबंध आपको पता ही है। विनोबा भावे ने क्या किया था? तो भूदान आंदोलन चलाया था। आचार्य नरेंद्र देव ने क्या किया था साथियों? तो इसने देखिए, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने जेपी आंदोलन बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस और सक्रिय रूप प्रदान किया था। और आपको पता है साथियों, जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा के छपरा जिले में हुआ था साथियों। और जयप्रकाश नारायण जो है इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इमरजेंसी के दौरान। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हजारीबाग जेल से किस दिन? दिवाली के पर्व के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और भागने के बाद नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर क्या किए थे? तो वहां पर एक दस्ते का गठन किए थे जिसका नाम था आजाद दस्ता। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है आजाद दस्ता। और ये आजाद दस्ता का क्या कार्य था साथियों? तो अंग्रेजों को रसद पहुंचाने में तकलीफ पैदा करना। ये सारा जितना भी मैं अभी आपको फैक्ट बताया हूं, इस सारे फैक्ट पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बस एक बार एयरफोन लगा कर सुन लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने के लिए अपने पेन को तैयार कर लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है? देखिए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। या लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में ओम बिरला है, तो बताइए वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ओके ओके, वर्तमान में लोकसभा के कोई उपाध्यक्ष नहीं है साथियों। ओके, और जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। ओके, तथा लोकसभा के सदस्य सदन के जीवित काल पर्याप्त पद धारण करता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्य को विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। श्रीमती की कलावती की नौकरी की जरूरत है। ओके, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आइए एक ऐसा डिस्कशन जो आपको इस काट कूट वाला सिस्टम से ही क्या कर दे? आउट कर दे। और आप क्या कीजिए, अपने कॉलर को खड़ा कर लीजिए, बन जाइए थोड़ा सलमान खान और दिखा दीजिए अपना एटीट्यूड, क्योंकि बताने वाला हूं आपको तीनों। देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और विश्वत रेखा को विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। तो क्या आया मजा? आया मजा? ओके, और लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है साथियों? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बहती है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है जो कि भारत में बहती है। ओके साथियों, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तुझे क्या बताऊं, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको पता है पश्चिमी घाट कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है पश्चिमी घाट। ओके साथियों, और यहां से स्टार्ट होता है, गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, केरल तक। और केरल के पास जाकर पश्चिमी घाट क्या है? ज्यादा चौड़ा हो गया है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो है यहीं अवस्थित है। कहां?
केरला में, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। आहा आहा। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। आप बताइए साथियों, सबसे लास्ट में क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा सबसे लास्ट में होगा इलायची पहाड़ी। ओके, तो सही जवाब क्या था? ये था। आइए देख लीजिए, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी उत्तर से दक्षिण का क्रम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी नहीं है साथियों, नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी, जो कि 3 राज्यों में फैला है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और नीलगिरी में टोडा जनजाति पाई जाती है साथियों। और हाँ साथियों, एक बात याद रखिएगा, नीलगिरी में नीलकुंजरी नामक फूल खिलते हैं, जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। तो अगर इतना कुछ जानने के बाद आपको कुछ अच्छा लगा तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलिए और आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आइए तेल निकाल दे इस नदी का। बिल्कुल तेल निकाल देते हैं, पेड़ देते हैं कोल्हू में, एकदम ज्योति मौर्य की तरह, आलोक मौर्य की तरह। आलोक मौर्य को जैसे ज्योति मौर्य ने पेल दिया है, मतलब तेल निकाल दिया है, उस तरह से अभी तेल निकालते हैं। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ओके, महानदी की का उद्गम कहां से होता है? सिहवा होता है। तेल नदी, महानदी, महानदी का अन्य सहायक नदी है शिवनाथ, मांडीव और जोग। और अमरकंटक के सिंहाव पहाड़ी के पास से निकलती है महानदी। और महानदी गिरती कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। इतना बता दिए, फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति, देखिए भारत में जो है हरित क्रांति लाने वाले थे एमएस स्वामीनाथन। ओके, वनडे बेसिस पे तो वही पढ़ा जाता है कि एमएस स्वामीनाथन, और देश में लाने वाले थे, विदेश में लाने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग, जिनका संबंध था अमेरिका से, और सबसे पहले लाए थे मैक्सिको में। ओके, और भारत में एमएस स्वामीनाथन लाए हरित क्रांति। उसके बाद सब क्षेत्र में धीरे धीरे क्रांति आई, और कहते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था? तो देखिए, टमाटर उत्पादन का तो लाल क्रांति से होगा। तो 1, 2 और 3, प्याज, झींगा और औषधि उत्पादन का संबंध क्या है? गुलाबी क्रांति से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज, झींगा और औषधि। लीजिए, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के क्षेत्र में आया है, किसने लाया था? वगीज कुरियन ने। ओके, और वगीज कुरियन के जन्म जयंती पर 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। क्या कहते हो? आ गया मजा? 1 जून भी याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ओके, और 26 नवंबर जिस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस, उसी दिन मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। उसके बाद क्या है? राउंड रेवोल्यूशन पटेटो के लिए, गोल क्रांति आलू के लिए, रेड रेवोल्यूशन टमाटर के लिए। रेड रेवोल्यूशन टमाटर, वही टमाटर भैया जो खाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आप गरीब घर से मेरे तरह हैं, तो आप क्या कीजिए, हरी सब्जी में टमाटर भूल जाइए, क्योंकि टमाटर खाना अब क्या है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हम जैसे गरीबों के लिए। 200 रुपया किलो। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए? अंडा, अंडा इससे सस्ता है टमाटर से, सिल्वर रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है? तो ऑयल सीड के। लेकिन दिक्कत यह है कि चल रहा है सावन, और आप है भक्त महाकाल का। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से है, और ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है। और गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध था साथियों हॉर्टिकल्चर और फ्रूट से। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट। और ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। तो क्या साथियों, इस क्रांति से एक प्रश्न रहेगा, एक बार और देख लीजिए। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो क्रांति, रेड रेवोल्यूशन टमाटो क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन एक क्रांति, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड क्रांति रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी। ये क्वेश्चन नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए, यहाँ से एक छप जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या अपनी लेखा रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति से किसे देता है? तो राष्ट्रपति से देता है लोकसभा अध्यक्ष को, और कहता है लोकसभा में इस पर क्या किया जाए? चर्चा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है, भारत के 15वें राष्ट्रपति। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और आर्टिकल किसमें है? वो भैया आर्टिकल 148 में, 148। ओके, संसद द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भैया कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त, तो आज क्लियर हो रहा है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, और इसी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये आर्टिकल किसमें है? 75 में है। 75 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश तंतु को जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि जो रेड बल्ब आता था उसमें आर्गन गैस भरा होता था, अब जो है CFL और जो है इसमें पारा दाब भरा रहता है। ओके साथियों, ओके। प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए आमतौर पर बिजली के बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है। ओके, और इसका जो फिलामेंट है ये किसका बना रहता था? टंगस्टन। एक मोबाइल फोन चार्जर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये क्या करता है, ज्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में बदल कर चार्ज कर देता है। एक मोबाइल फोन चार्जर मूल रूप से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखिए, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं और नरम लोहे के कॉर्ड से बनाए जाते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को कम कर देना जरूरत के हिसाब से, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना। ओके, पता है वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए, वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान तीनों बदल जाते हैं, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हाल के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है, इसके जिम्मेदार कारण क्या है? वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार। भैया इसमें ऐसा कौन लगता है जो कि सही जवाब नहीं है? सभी 1 2 3 4। और हम लोग वनों के जीव जंतु के साथ तो बहुत दुष्कर्म। वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट का कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन से वनों में लगी आग और पशुओं का अवैध शिकार है। ओके, कहता है रियांग ब्रू ब्रू जनजाति ट्राइब्स भारत के किस राज्य में रहते हैं? रियांग ब्रू जनजाति। तो रियांग ब्रू जनजाति कहाँ रहता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है? आपका त्रिपुरा। ओके, रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल ही के समय में चर्चा में, यह जनजाति त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाई जाती है। और अभी एक और जनजाति चर्चा में है, वो है रोहिंग्या, जो कहाँ से आया है? म्यांमार से। वापस भेजने के लिए कौन सा अभियान चला है साथियों? बिल्कुल सही, ऑपरेशन करुण। गुप्त वंश का प्रथम का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त महोदय ने की थी, श्री गुप्त। लेकिन गुप्त वंश का जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है भैया? भयंकर मिस्टेक हो गया। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से मिलता है? तो वायु पुराण से। गुप्त वंश का वायु पुराण से, और आंध्र सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण से, आंध्र और मौर्य वंश का विष्णु पुराण से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, हम भी कंफ्यूज हो गए। गुप्त वंश का वायु पुराण से, आंध्र सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण से, और मौर्य वंश का जो है जानकारी हमें मिलता है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण, मौर्य वंश। ओके, तथा सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है, लोथल था। और लोथल से क्या मिला साथियों? मन के बना जो है हाथी दांत मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। लोथल व सुटकोटदा बंदरगाह नगर था। यह हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता था। यह प्राचीन नदी, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। इस और उत्तर क्षेत्र में जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम और भारत में फैली हुई है। कहता हटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? हटक की राजधानी है कंबोज। आसमा किसकी राजधानी क्या है? पोतन है, जो कि दक्षिण भारत की एकमात्र क्या थी? तो महाजनपद थी। गांधार की राजधानी, सूरसेन की राजधानी क्या है? अस्कम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर तथा हटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। वर्तमान में क्षेत्र उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने ही कहा था स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन, अपना राज। ओके,
और दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। फिर यह पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे दादा भाई नेरोजी द्वारा 1906 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में रखा। नरबली प्रथा समाप्ति करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है साथियों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथा को। नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कॉम्पबेल की नियुक्ति की थी। यह प्रथा मुख्यतः गोंड जनजाति में प्रचलित थी। किसमें? दीवान ए मुस्तराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? दीवान ए मुस्तकराज दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की गई थी फिरोज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान ए मुस्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के सुधार हेतु। साथियों याद रखिएगा भू राजस्व व्यवस्था के सुधार हेतु। और दीवान ए कोही कौन बनाया था? तो दीवान ए कोही बनाया थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज बनाया था कौन? दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, ये कौन बनाया था? बलबन। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दीवाने बंदगान। दीवाने दीवाने बंदगान। ओके, तो कहता है दीवाने 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 मुस्तराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवाने मुस्तराज व्यवस्था की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है और इसने उपाधि भी ली थी सिकंदर सानी की। किसकी? सिकंदर शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसीलिए तो जलालुद्दीन खिलजी को इसी का दामाद भतीजा अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? निपटा दिया। ओके, जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा, उसे सहिष्णुता की नीति अपनाकर बलबन के काल को कठोरता को कम करने की क्या की थी? कोशिश की थी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसको इसकी मृत्यु कर देता है कौन? इसका दामाद, और बन जाता है नवाब। उसका नाम होता है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ओके, आपको पता है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा जाता है, इसने दीवाने कोहे की स्थापना की थी। ओके, कहता सूची एक में दिए गए कथनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वाटर गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी में क्या होता है साथियों? एलपीजी में क्या होता है साथियों? नेचुरल गैस में क्या होता है साथियों? वाटर गैस में क्या होता है? तो सबसे पहले एलपीजी में तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सीएनजी में क्या होता है साथियों? तो मीथेन और इथेन होता है। वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस है। ओके, नेचुरल गैस क्या है? मीथेन, और सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है। ओके, अब इस तरह से आपका सही जवाब देख लीजिए। चलिए नीचे चलते हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन होता है। सीएनजी में मीथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है साथियों ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व इस प्रकार है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 18%, नाइट्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1%। लेकिन ये दोनों हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की। ओके, और गोल्जी काय ने। तथा निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी का अथवा अंतःदर्भजलिका से होती है। क्रिस्टन डिडुबे ने सर्वप्रथम 1955 में क्रिस्टन डिडुबे ने सर्वप्रथम 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अधिक कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया है? अधिक कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाया गया है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता सकारात्मक। किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य क्या है? निर्धारित नहीं किया जा, शून्य है। क्या है? कार्य शून्य है। ओके, वृत्ताकार पथ पे जैसे आप हाथ में कुछ लेके जैसे ये लड़का घुमा रहा है, ये क्या कर रहा है? कोई कार्य नहीं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। और जब थीटा का मान भी शून्य होगा और एफ एस का मान भी शून्य होगा तो क्या होगा साथियों? कोई कार्य नहीं होगा। ओके, जब लघु पथ
की दिशा घटती होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है? जब लघु पथ की शॉर्ट सर्किट की दिशा दशा घटित होती है तो परिपथ में क्या होती है? परिपथ में यथेच्छ रूप से क्या होता है? पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है साथियों कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारे अप्लायंस क्या होता है, जल जाता है। जब लघु पथ की दशा घटती है तो परिपथ की धारा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाती है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये। और विटामिन बी 1 का क्या है? ये। तो विटामिन बी 2 का क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, रेटिनॉल विटामिन ए का और थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। ओके साथियों, याद रखिएगा विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी 2 रेबिफ्लोविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन बी 5 को क्या कहते हैं? पेलेथिन एसिड। विटामिन बी 6 को कहते हैं पैराडॉक्सिन। विटामिन बी 7 को कहते हैं बोएटिन। विटामिन बी 9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 को कहते हैं कोलबलामाइन। ओके, कहता है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? तो वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वह है आपका साथियों तांबा। तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है। ओके, तो रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम और क्रोमियम पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा होता है टोटल कितना परसेंट साथियों? 55% प्लाज्मा, जिसमें वाटर होता है, आयन होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वेसल्स होता है, गैसेज होता है। 1% में क्या होता है? प्लेटिलेट्स होता है साथियों और व्हाइट ब्लड सेल होता है। 44% क्या होता है आपका? रेड ब्लड सेल्स होता है। तो प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल से मिलकर बना होता है हमारा रक्त। और रक्त में जो है 44% क्या होता है साथियों? रेड ब्लड सेल्स। 1% में प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और 55% में प्लाज्मा होता है। 1% में प्लेटिलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल होता है। ओके, इनमें से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? पंचशील मतलब क्या है? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसमें कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रशासनिक सम्मान, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक हस्तक्षेप। नाभिकीय निवारण, परमाणु उस, क्योंकि उस समय जब पंचशील का समझौता हुआ था तो भारत के पास क्या नहीं था? भारत के पास जो है अपना परमाणु बम था ही नहीं। तो नाभिकीय निवारण, चीन और भारत दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित थे साथियों। एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का क्या करना है? पालन करना है। ये सभी क्या थे? पंचशील के सिद्धांत थे। और नेहरू जी ने नारा भी दिया था कि हिंदी चीनी भारत भाई भाई। लेकिन चीनियों ने क्या किया? बिटगोय खाने वालों ने, चोट्टा साला भोसरी वालों ने, चीनी ने क्या किया? भारत पर हमला कर दिया 1962 में दलाई लामा को लेकर। और तब से हम लोगों को चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चीन में इतनी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आ चुकी है कि हम सभी चीन के मोबाइल को यूज करने के लिए क्या है? विवश है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही नामीबिया से लाकर राष्ट्रीय रखे गए थे जिसमें 3 निपट गया है। नोकरेज रिज मेघालय, नोकरेज रिज मेघालय में सही है। हेमिस जम्मू कश्मीर में सही है। और मरीन गुजरात में, ये क्या है? गड़बड़ है। मरीन गुजरात में, हेमिस जम्मू कश्मीर के जगह पर अब क्या है? कहता है भारत में कुल 105 नेशनल पार्क है। 105वां राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अच्छा चलिए, लद्दाख में चला गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बट गया। और भारत का सबसे बड़ा कौन है? ये हमारा है हेमिस। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों, धान, ज्वार, सोयाबीन। तो इसमें सरसों क्या है साथियों? खरीफ की फसल नहीं है। सरसों की खेती रबी के सीजन में होती है। रबी की फसल की बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में किया जाता है। अगस्त अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और जायद की बुआई मार्च अप्रैल में किया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। तो 3 तरह की फसल होते हैं साथियों। रबी क्रॉप्स में आता है आपका व्हीट आता है, ग्रेम्स आता है, पीज आता है, मस्टर्ड आता है, लेन सीड आता है। पैडी, धान, सोयाबीन, पैगन पी, कॉटन, पीज और ग्रीन ग्राम, ये सब किसमें आता है साथियों? तो ये सभी आते हैं आपके खरीफ क्रॉप में। ओके, याद रखिएगा खरीफ का फसल कहता है, खरीफ फसलों में चावल, सोरघाम, मोती, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली शामिल। और रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, लिनसीड, रेपसीड और सरसों।
निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा दी थी? मेगास्थनीज जो है राजदूत के रूप में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जो है सिकंदर महान का सेनापति सेलुकस निकेटर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय कहता है, जब आपका गुरु आपका मार्गदर्शक तगड़ा हो तो आप मुसीबत में फंस ही नहीं सकते। तो क्या हुआ उस समय जो है मार्गदर्शक थे इसके चाणक्य, और चाणक्य ने क्या किया, तो उसे हरा दिया। सेलुकस निकेटर को जब हरा दिया तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने अपना एक पिछलगुआ लगा दिया। बोला कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम दुभाषिया का काम करना। और वही व्यक्ति था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, इंडिका। ओके, तो इतना डिटेल कौन कराएगा, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा, कौन तुम्हें यूं पढ़ाएगा साथियों, जैसा मैं आपको डिटेल करवाता हूँ। सेलुकस निकेटर भारत में फिर राज विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, किंतु से विवश होकर शांति के मेगास्थनीज नाम से राजदूत दरबार में आया। वही कई वर्षों तक राजदूत रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ओके, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी उत्वी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी उत्वी की रचना है। अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी, ये जो तिकरी है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे ये सभी। और आपको पता है साथियों, शाहनामा के लिए फिरदौसी को कहा गया था कि तुम शाहनामा अगर तगड़ा लिखोगे तो मैं तुम्हें 1000 दिनार उपहार में दूंगा। लेकिन ये दिनार उसे नहीं दिया गया था, किसके द्वारा? महमूद गजनबी के द्वारा। और फिरदौसी रूठ गया था। और ये सभी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। बताइए, इतना महान महान कवि था अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी। और अमीर खुसरो तो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखता है। बलबन से लेकर ये जो है तुगलक वंश तक रहते हैं। पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पॉलीगारो का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ओके, और पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विद्रोह में हुआ था। यह 1801 से 1856 तक चला था। कौन? पॉलीगार विद्रोह 1801 से लेकर 1856। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष था। पहली बार राष्ट्रगान, देखिए राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान है, 1911 में गाया गया था। और राष्ट्रगीत कब गाया था? तो 1896 में ही गाया गया। राष्ट्रगीत के समय तो थे रहमतुल्लाह सियानी, लेकिन राष्ट्रगान जब गाया गया था तो विशन नारायण धर थे। कौन थे? विशन नारायण धर थे। और 1911 में हुआ था विशन नारायण धर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। हमारे राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब है, सिंध पाकिस्तान में, गुजरात है, मराठा है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उत्कल बंगा। तो जो जो हमारा बचा हुआ है, जैसे सिंध हो गया, बंगाल का भाग, सबको लाएंगे वापस और बनाएंगे अखंड भारत। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की? लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की हत्या करने लंदन जाते हैं, और 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली, भारतीय सचिव मार्ले के सलाहकार, क्योंकि आपको पता है कि मार्ले का जो सलाहकार है, अही बेटिया चौथ, सॉरी साथियों, अही जो है क्या किया था, सलाह दिया था, बोला था भारत में क्या करो, सांप्रदायिक पंचांग भेज दो। और जब सांप्रदायिक पंचांग भेज दिया और भारत के से क्या किया, टुकड़े कर दिए। और वहां से मिर्लो मार्ले जो है भारत सचिव, वो मिंटो को फोन करके कहता है, अरे मिंटो, बोला हाँ, अरे तुम्हारे देश में जो भारत में हम भेज रहे हैं ना, ये विष का दांत है, और आज नाग पंचमी भी है, तो बोला ये विष का दांत है, और ये दांत जैसे ही करेगा पूरा का पूरा भारत डसा जाएगा और नशे में आ जाएगा हिंदू मुस्लिम की, और फिर हम भारत में आसानी से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को भी पागल बना देता है। ओके, धर्म के नशे से बचिए, धर्म के चश्मे से दुनिया से नहीं देखिए, दुनिया को भाईचारे, स्वतंत्रता, प्यार और सम्मान की नजर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी? तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन थी, समानांतर सरकारें बन गई थी, हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी, सभी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान 1942 से गांधी जी ने किया था, और नारा दिया था, करो या मरो। और जीरो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। कोई रोकने टोकने वाला, दे दनादन अंग्रेजों का छक के छुड़ा दिया गया, और अंग्रेज को विवश होकर भारत से जाना पड़ा। साथियों, ऐसे वीर देश के वासी हैं हम।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अंबेडकर जी का भारतीय राजनीति में कोई विशेष योगदान इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया था? दलितों के लिए। और ये अगर अगर इन्हें संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो ये इसलिए बन गए क्योंकि ये दलितों की सेवा के लिए उसे एक अच्छा अवसर मानते थे। और उन्होंने कहा भी था कि मैंने पूरा संविधान बनाया लेकिन मैंने आर्टिकल 32 बनाकर संविधान की आत्मा की रक्षा कर ली। और उन्होंने कहा था कि मैंने ये जो दलितों के लिए 10 वर्ष का आरक्षण दिया, मैं उम्मीद करता हूँ 10 वर्ष बाद दलित क्या होंगे? मुख्य धारा में आ जाएंगे। लेकिन आज आजादी के 75 साल होने वाले हैं, हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दलित भाई अभी भी पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। आरक्षण का लाभ सही वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है। ऊपर के मलाईदार वर्ग ही बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार या कोई भी सरकार इस आरक्षण को सिर्फ बढ़ाए जा रही है, लेकिन इसे कम करने के बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता है। किसी को हिम्मत नहीं हो पाता है। भारत में ऐसी राजनीति कब तक चलेगी जहां गलत को भी गलत कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं होगी? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को हटा दिया था, उसके बाद कितना विवाद हुआ था आपको तो पता ही होगा साथियों। पता है बी आर अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया तथा चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलबर्ग में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? हे भैया सुन लो, बिहारी छोड़ो। एक बिहारी 100 पर भारी। बाहर वाला आए गलो हन, लगभग 5.5 लाख फॉर्म भराए गलो हन। अब एक उपाय छो कि दम भर के पढ़ो, दम साध के पढ़ो। सर्वेश क्लासेस के जी के साथ जुड़ जाओ। यहाँ तोरा रोज बहुत कुछ मिलतो, ओकरा बढ़िया से रिवीजन करबो। 8-8 घंटा के मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो मिलल छ तोरा। अगर तो ओकरा 2 बार देख लेबो तो यकीन मानो क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने बिना थोड़े छोड़बो हैं, बिल्कुल नहीं छोड़बो। यह सब याद रखे के भाई लोग। बिहारी लोग एकदम गर्दा गर्दा कर दे एग्जाम के, ठीक ना? कोई भी और एग्जाम से ई एग्जाम में थोड़ा सा सिलेक्शन रेशियो अच्छा छो तोहर, ठीक ना? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और इसके जो थे कौन थे? पशुमित्र थे। कौन थे? पशुमित्र थे। ओके, देखिए फर्स्ट काउंसिल हुई थी 400 BC के आसपास में। अजात शत्रु के शासन काल में अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप ने। और द बुद्धिस्ट काउंसिल द एक्सिस्ट वाज द सेटल हिज दिस काउंसिल टू प्रिवेंट द ओवर ट्रेड। सेकंड बौद्ध काउंसिल हुआ था काला अशोक के शासन काल में, सवा कामी इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें फर्स्ट क्या है? सेचिम ककर्स विच द महासंघिक एंड स्कूल पार्ट्स एंड वाइल द ओके। और थर्ड काउंसिल हुआ था अशोका के शासन काल में, मोगली पुत्र किसने इसकी अध्यक्षता की थी? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर हुआ था कनिष्क के शासन काल में 72 AD में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पशुमित्र ने की थी। और इसी में बौद्ध यान, बौद्ध धर्म, दो संप्रदाय महायान यान और हीनयान में बट गया था। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर आप बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ दिन समझ जाइए कि क्वेश्चन सेट करने वालों ने कोई अच्छा नशा किया हो। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12। ओके, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय अच्छी है और हम लोग विश्व के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ओके, और यह ध्यान देना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1977 से 79 में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। 17 मीटर होना चाहिए भैया। परावर्तक हेलो कौन? हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। कौन? हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। नहीं पहचानती, नहीं जानती। ओके, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। इनमें से वेबर किसकी इकाई है? वेबर। चुंबकीय फलावाह की इकाई क्या है? वेबर है साथियों, वेबर। चुंबकीय प्रवाह की वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। छपेगा छपेगा छपेगा। ओके, राशि है, मात्रक है। चुंबकीय प्रवाह का वेबर, चुंबकीय प्रवाह का वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है?
हल्दी तना है, हल्दी क्या है, तना है, तना है, तना है। और हल्दी 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 क्या है, तो सूचक भी है, सूचक भी है, सूचक भी। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तना है, तना है। किस वंश के शासक ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के जारी करने वाला था सातवाहन। और सातवाहन वंश के शासक जो है ब्राह्मणों की भूमि दान करने वाला भी पहला वंश कौन था, सातवाहन। और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। और सातवाहन वंश के प्रसिद्ध जो शासक थे उससे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और आपको पता है कि सातवाहन वंश जो है मातृसत्तात्मक वंश था, यहाँ माँ के नाम को टाइटल के रूप में जोड़ा जाता था। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। मजा आ रहा है? 49वां क्वेश्चन यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अब आएगा। ओके साथियों, दादा सातवाहन ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त चांदी, तांबा, प्रोटीन आदि के सिक्के भी चलाए, जिस सिक्कों पर मछली, जहाज और संख्या का चित्र अंकित थे। ओके, उलान बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और आपको पता है कि अभी उलान बटोर में अगला वीरियन सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत भी गया था। और उलान बटोर और मेडागास्कर जो है कहाँ स्थित है, तो मेडागास्कर जो है भारत के उसका ही टुकड़ा था एक, जो कि अभी अफ्रीका के पास स्थित है। ओके, सेशेल्स और कोमोरोस ये सभी देश के नाम है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी, और मंगोलिया में यहाँ है आपका गोबी मरुस्थल, जो कि है एक ठंडा मरुस्थल और पश्चिमी भाग में स्थित एक बहुत बड़ा मरुस्थल। पहले मंगोलिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बटोर है, जहाँ की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। ओके, आज की पार्टी यहीं तक, मिलते हैं कल की पार्टी में। कल आपको करेंगे जीरो से हीरो, करंट अफेयर, एडुटेरिया, गुरुत्वाकर्षण के बल के 2-3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं देख लीजिए। कालीन से धूल हटाते समय इसको अचानक झटका देते अथवा छड़ी से पीटते, इसका कारण क्या है, तो विराम के जड़त्व। जैसे ही पीटते हैं तो धूल विराम जड़त्व के कारण विराम में रह जाता है, और जो है वो गति जड़त्व के कारण क्या होता है, हिल डुल कर, और क्या होता है, हो जाता है। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान भीमीय सूत्र नहीं है? तो भौतिक राशि के समान भीमीय सूत्र नहीं है, बल और दाब का समान भीमीय सूत्र नहीं है साथियों। बल का सूत्र क्या है, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। और पास्कल इसका क्या है, पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके साथियों, आवेग और संवेग का है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एल, एम एल टी पर पावर -1, एम एल टी पर पावर है। ओके, और भार और बल का न्यूटन ही होता है, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो जूल का क्या होता है, स्क्वायर टी पर पावर -2। ओके साथियों, कहता है हम यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण है, जड़त्व के कारण। ओके, और जड़त्व को देने वाला कौन था, गैलीलियो। किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन गति का दूसरा नियम। अगर ऐसा सवाल करना चाहते हैं तो तेजी से बताइएगा, करा देंगे। निम्नलिखित न्यूटन में से कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस आ जाता है, तो तृतीय गति का नियम। और न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। 1 केजी इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। 1 केजी और 1 मीटर प्रति, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, 1 गुना 1 न्यूटन। ओके साथियों, कहता है जब एक एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करते तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा की गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम। ओके, और ये प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। आइए, कहता है मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, जड़त्व के कारण हटता नहीं है। ओके, तो ये ऐसे घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होते हैं, अनियमितताओं के, किसके कारण होते हैं, अनियमितताओं के कारण होते हैं। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन से बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, वह है केंद्रीय बल, बाहर की ओर धक्का देता है, इसलिए हम कार को क्या करते हैं, अंदर की ओर घुमा देते हैं, जिसको कहते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर ये में बॉल वायरिंग का काम क्या, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में, रोलिंग घर्षण में बदलना, जिससे क्या हो, घर्षण कम हो। निम्न में से कौन सा आभासी बल है, तब केंद्रीय बल कैसा बल है, आभासी बल। अब केंद्रीय बल कैसा बल है, आभासी बल है। यदि 35 किलो के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तय बराबर एम में होता है, तो 25 गुना 8 यानी कि 200 न्यूटन। कितना कार्य होगा साथियों, 200 न्यूटन होगा। ओके, कहता है बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, क्योंकि क्या होता है, वहां घर्षण नहीं होता है साथियों। प्रतिबल का प्रभाव मूल रूप से किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। दाब बराबर क्या होता है, एफ बटे ए होता है, एफ बटे ए होता है साथियों। कहता है दो पिंडों के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, दो पिंडों के बीच बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, तो एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा ध्रुव पर, और कहेगा कौन ध्रुव पर, कहिएगा उत्तरी ध्रुव पर, कौन ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर कहिएगा साथियों सर्वाधिक होगा, जी बराबर एम ए। ओके,
और सबसे कम भार कहाँ होगा साथियों? तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। ओके, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल कितना होता है? उसकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। न्यूटन के F बराबर क्या होता है? जी। जी सार्वत्रिक नियम है M1 M2 बटे R स्क्वायर। M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके तरह सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान हो जाएगा, कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ जगह पर वही रहेगा। नो चेंज, नो चेंज, कहीं कहीं नहीं चेंज होगा, कहीं कहीं बढ़ जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये ब्रह्मगुप्त। ये भारत का न्यूटन कहा जाता है किसे? ब्रह्मगुप्त का। और जीरो देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। और ये भी कहां से थे? बिहार से। और बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में प्रतिभा नहीं है। अरे शिक्षा मंत्री जी, आप डूब मरिए, शर्म कीजिए और नाक रगड़िए चुल्लू भर के पेशाब में। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़ रहती है? गुरुत्वाकर्षण कारण। किस प्रकार? गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़े रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 2 किलो वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, पता है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? ओ हो भैया, हो भैया, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं जिसे सरल मशीन कहते हैं। और चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और आपका जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है साथियों? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है पिलास। याद रखिएगा, जिसमें फल क्रम है क्या होगा? बीच में लोड क्या होगा? इधर। और भार क्या होगा? वेट इधर होगा। जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट श्रेणी। और सेकंड श्रेणी में क्या होता है? जैसे क्या होगा? नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। नींबू निचोड़ने की मशीन, ये किसमें आएगा? सेकंड, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। ओके, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। ओके, शरीर का वजन, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा नहीं, मिनिमम होगा। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान होगा। गलत। इनमें से कौन सी श्रेणी एक का लीवर का उदाहरण है? श्रेणी एक का लीवर का उदाहरण है प्लायर। प्लायर सरौता 2 का है और चिमटा थर्ड का है। चिमटा किसका है? थर्ड का है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? तो उत्तोलक इनमें से कोई नहीं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल गुना बल की भुजा, बल गुना बल की भुजा के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। ओके साथियों, समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या है? प्रमुख कारण है। ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकर कौन आकार कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त। ग्रहों की परिक्रमा पथ में पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। अगर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में वापस नहीं आएगा। ओके, यहाँ है आपका चंद्रमा पर है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य का है पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, यदि किसी गतिमान पिंड को चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग क्या होता है? mgh होता है। एक हल्के और एक भारी पिंड की गति समान, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, क्योंकि 1/2 mv² होता है। तो m का मान जिसका बढ़ेगा उसका बढ़ जाएगा। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत के कार्य करते, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते या न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर कार्य। देखिए आपको कितना करा दिए, कितना करा दिया। अब तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भैया, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो। ओके, लाइक सब्सक्राइब करिए सेट नंबर 10 को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ साथियों, मुस्कुराते तो जरूर रहिएगा, खूब खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और ये घंटी बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ देखिए महादेव की तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर तेरी दिल पर।